हेलो साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड के 9वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी मासिक परीक्षा सितंबर 2023 में संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारे पास एग्ज़ाम से पहले ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है और इसमें दिए जाएंगे आपको 1 से लेकर 30 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से आप सभी को केवल 25 प्रश्नों का आंसर OMR शीट में रंगना होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम हो गया होगा कि इस बार मासिक के एग्ज़ाम पेपर में केवल 50 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका 25 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा और 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव होगा। तो आइए बारी बारी से तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जाएगा कि संसार किससे ढका है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में संसार जो है अज्ञानता से ढका हुआ है। आपके पाठ्य पुस्तक में राइट ऑप्शन सी में दिया गया है अज्ञान। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा कि ज्ञान क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, ज्ञान जो है ना, ये सर्व सुखम विषतम है। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। कहता है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, यक्ष युधिष्ठिर संवाद के जो रचनाकार हैं जी, वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। उसके बाद में कहता है कि उपनिषद किसके विचार प्रकट करते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि उपनिषद जो है ये तमाम देवताओं के विचार को प्रकट करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भोजपुर मंडल में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, भोजपुर मंडल में जटिन जो नृत्य है ये काफ़ी ही प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए। कहता है कि नाटक को कौन सा वेद माना जाता है। देखिए, नाटक जो है इसे माना जाता है पंचम वेद यानी 5वां वेद। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल कहता है कि मिट्टी से निर्मित हाथी मिट्टी की मूर्तियों को कहाँ रखा जाता है। याद रखिएगा कि मिट्टी से बना हुआ हाथी और घोड़े की मूर्ति को मंडप के अंदर रखा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है, यहाँ पे व्याकरण खंड से क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्तजन्य का क्या अर्थ होता है। तब पर्तजन्य का जो अर्थ होता है ये होता है बरसोने वाला मेघ, यानी बरसने वाला जो मेघ होता है उसे ही पर्तजन्य कहा जाता है आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार। फिर कहता है कि स्वयं न डॉट फलानी वृक्ष खाली स्थान में क्या होगा। तो ये होगा स्वयं न खादंती, यहाँ पे होगा, है ना जी। स्वयं न खादंती फलानी वृक्ष, यानी स्वयं फल जो है वृक्ष अपने आप के फल को नहीं खा पाता है। उसके बाद में कहता है चारुत्रम वसंते किसने कहा है। देखिए, चारुत्रम वसंते जो है ये किसने कहा है दोस्तों। तो ये कहा है महर्षि भास ने। उसके बाद में कहता है पर्यावरणम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो परिजोड़ आवरणम होगा और परिजोड़ आवरणम ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल कहता है कि गीता में किसके विचार है। देखिए, गीता में हालांकि महाभारत के तमाम युद्धों का वर्णन गीता में मिल जाता है और गीता में खास करके जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं वो भगवान श्री कृष्ण के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ कृष्ण। उसके बाद में कहता है कि पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है। देखिए, क्वेश्चन में आपको आंसर छिपा हुआ है। पंचतंत्र के मतलब होता है 5 तंत्र, और 5 तंत्र जो है ये 5 भागों में ही विभक्त है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 5। उसके बाद में कहता है कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है। देखिए, पठित्वा यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ये होगा पठ मतलब पढ़ना, और इसमें लगा होगा कात्वा प्रत्यय। तब पठ में जब कात्वा प्रत्यय लगा देते हैं तो ये आपका इस प्रकार से बना देता है पठित्वा, और पठित्वा में आपका लगेगा कात्वा प्रत्यय, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि खादेन खंज में किस सूत्र का प्रयोग किया गया है। देखिए, आपको बताना होगा कि खादेन खंजा में किस सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे यानांग विकारा होगा।
क्यों? क्योंकि पादेन का मतलब होता है पैर से, खंजा मतलब लंगड़ा है। और जब भी किसी भी मनुष्य के किसी भी शरीर के बारे में विकार बताया जाता हो, जैसे वो कान से कर्णेन बहरा अस्ति, वह कान से बहरा है, सपादेन खंजा अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है, वह शरीर से गूंगा है, ऐसे करके जितने भी विकार बताए जाएंगे तो सभी के सभी यानांग विकार होते हैं। तो राइट सर यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि नयनम में कौन सी सही संधि होगी। देखिए नयन का हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है दोस्तों, ने जोड़ अनम बनता है बराबर नैनम होता है। तो ये आपका यम नहीं बल्कि अयादी संधि होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है लताभ्याम तृतीया में किस वचन में है। लताभ्याम तृतीया में किस वचन में है? तो लताभ्याम का जब हम तृतीया बहुवचन में जाएंगे तो राइट से आपका ये बहुवचन नहीं बल्कि द्विवचन होगा, क्योंकि लताई लताभ्याम लातेभ्य होता है, तो द्विवचन में ना आपका लताभ्याम होगा। फिर कहता है कि जट जटिन किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये आपका मिथिला का है, मिथिलांचल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका नाम है जट जटिन। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देखते हैं। कहता है कि अंश धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा। तो अंश में जाएगा आपका अस्थ जड़ेगा, है ना जी। राइट सर यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है अस्थ। फिर कहता है कि नयस्वंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये आपका होगा नयस्वत है, तो क्या होगा नी जोड़ अश्वत होगा, और नी जोड़ अश्वत का ऑप्शन बी में दे रखा है, तो राइट सर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। फिर कहता है क्वेश्चन 21 में कि कुरूत का धातु क्या है। देखिए कुरूत में आपका जब धातु पूछेगा ना जी तो आपका ये क्री होगा, और क्री दिया गया ऑप्शन बी में, तो राइट सर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए, कहता है कि कुरूत की धातु क्या है। तो हो गया आपका ऑप्शन बी। अब है कि नधम्बु में कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। तो नध जोड़ अम्बु होगा, जब नथ जोड़ अम्बु होगा तो यही आपका यन संधि कहलाता है। और संधि के 3 भेद होते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग संधि कहते हैं। अब यहाँ से कुछ समाज से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसे कहता है कि उपनगरम में कौन सा समास है। तो उपनगरम में देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे आपका उप मिल गया है अव्यय, और पढ़ाया जाता है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसी हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ अव्ययी भाव समास। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे कहता है कि स मंदम मंदम चलती। स का मतलब जो होता है वह, मंदम मतलब आपका होता है धीरे धीरे, है ना जी, और चलती मतलब चलता है, यानी स मंदम मंदम चलती। यहाँ पे हो गया कि स मंदम मंदम चलती यानी वह धीरे धीरे चलता है। इसमें मंदम मंदम यानी धीरे धीरे क्या है। देखिए जब भी आपका किसी भी वाक्य में क्रिया दिया गया हो और क्रिया के बारे में ही विशेषता बताया जा रहा हो तो वहाँ पे आपका वो विशेषण नहीं बल्कि क्रिया विशेषण हो जाता है। क्यों होगा, तो इसमें बता रहा है कि वह धीरे धीरे चलता है। काम क्या करता है, चलने का, लेकिन कैसा चलता है, तो धीरे धीरे चलता है। तो क्रिया भी है और विशेषण भी है, तो मंदम मंदम आपका ये क्रिया विशेषण होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 कहता है प्राचीनतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। जब प्राचीनतम का तद्धित प्रत्यय बनाइएगा ना जी तो राइट से आपका हो जाएगा तरफ, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन 26 कहता है कि श्रीसह में कौन सा संधि होगा। तो श्रीसह देखिए कोई भी आपका संधि विच्छेद यदि पूछेगा कि इनमें से कौन सा संधि है तो आपको वर्ण की मात्रा को देखना होगा। मात्रा कैसे पहचानिएगा, तो ये आ हो गया, ये ई हो गया, दीर्घई हो गया, ऊ हो गया, ऐसे करके है ना जी। तो यहाँ पे आपका दीर्घ संधि क्या होता है कि सबसे बड़ा वाला जो होता है वही दीर्घ संधि होगा। और आ में बड़ा क्या होता है, तो आ होता है। ई ऊ में बड़ा क्या होता है, तो बड़ी ई होता है। उसी प्रकार से ये वाला होता है ना जी। तो ये सब बड़ा वर्ण होता है, जो बड़ा वर्ण होगा वो आपका दीर्घ संधि होगा। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। अगला सवाल इसमें 27 को बढ़े। इसमें 27 कहता है दृढ़तम में तद्धित प्रत्यय क्या होगा। देखिए दृढ़तम में आपका जो तद्धित प्रत्यय होगा जी वह होगा आपका तमप। उसके बाद में कहता है संस्कृत में दीर्घ स्वर कितने होते हैं। देखिए संस्कृत में जो दीर्घ यानी लंबे जो स्वर होते हैं
वो 7 होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है। फिर कहता है क्वेश्चन 29 में कि राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र का मतलब होता है कि राजा का पुत्र, और जब भी राजा का पुत्र के बारे में बात करेंगे तो राइट आंसर इसका तत्पुरुष समास होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे बी में तत्पुरुष समास दिया गया है, तो राइट आंसर फिर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा तत्पुरुष समास। अब अगला सवाल क्वेश्चन 30 में क्या करता है जी कि किस समास का पहला पद अव्यय होता है। देखिए, जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय होता है उसे हम लोग अव्ययी भाव समास करते हैं। तो फिर राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा अव्ययी भाव समास। इस पीडीएफ का तमाम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कर दिया गया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर जान लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9वीं और 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।